कौन है भैया? कोई है वहां? कोई? तुम मुझे जानते हो भैया, जानते हो तुम मुझे। कहाँ हो तुम? ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे। यहां हूं मैं। लेकिन ये तो मैं ही हूं भैया। राहुल मेरे भाई, राजनीति के अलावा भी तो दूसरे विकल्प हैं। नहीं भाई, मेरे उसूल, मेरे आदर्श इस बात की इजाजत नहीं देते भैया। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल की मदद से तुम 2 सीटों पर चुनाव भी नहीं जीत सकते हो। क्या दिया है तुम्हारे आदर्शों ने भैया? विधानसभा हार गए, लोकसभा भी हार गए, मुकदमा भी हार गए भैया, और तो और लोकसभा की सदस्यता भी हार गए। ये देखो, ये वही लोग हैं और ये वही तुम हो। आज उनके पास सत्ता है, सरकार है, सीटें हैं, सहयोगी हैं, पावर है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास मां है भैया। नहीं, तुम्हारे पास मां नहीं, सिर्फ डिलेमा है। मम्मी, मम्मी, मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला बेटा। मम्मी, ये क्या बोल रहा है? कौन? ये यही तो था अभी। मम्मी। माने राहुल गांधी भाई ऐसी ठंड में ऐसी फितूरी सी टी-शर्ट पहन कर निकला है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहा है। क्यों? अबे मजनू नहीं बना भाई, देश को जोड़ने निकला है अपना, और यात्रा से अधिक ये टी-शर्ट चर्चा में आ गई है क्योंकि एक टी-शर्ट इंसान को तपस्वी बना सकती है। कौन राहुल गांधी है तपस्वी? बीजेपी वालों की पता नहीं क्यों फटी पड़ी है, पर इस बीच एक डेस्परेशन जो दिख रही है उस पर बात नहीं हो रही किसी के द्वारा। आज भाई साहब की उसी डेस्परेशन को दिखाएंगे। वीडियो के अंत में तगड़ा कटेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। Bharat Jodo Nyaya Yatra in Assam. The footage captures Rahul Gandhi agitatedly addressing his team over what he perceived as mismanagement during the yatra. The incident unfolded as the crowd greeted Gandhi with chants of Jai Shri Ram and Modi Modi. Congress alleged that their workers and leaders were subjected to attacks by BJP workers, resulting in damaged vehicles and mistreatment of media persons accompanying the area. In some additional visuals shared by the news agency ANI, Rahul Gandhi can be seen exiting her bus and approaching the crowd. However, his security personnel and party workers swiftly ushered him back into his vehicle as an unruly crowd. Individuals carrying BJP flags approached the yatra. Rahul Gandhi claimed that around 20 to 25 BJP workers carrying sticks positioned themselves in front of the yatra bus. When he stepped out, they dispersed. He asserted that the BJP workers perceived Congress as being scared of them, a notion he vehemently rejected. Gandhi also stated that tearing posters and placards won't intimidate him.
emphasizing that they are not afraid of PM Narendra Modi or Assam CM. Congress General Secretary Jairam Ramesh also claimed that his vehicle was attacked at Jumu Burihad by BJP workers, who also tore off the Bharat Jodo Nyaya Yatra stickers from the windshield. इसे कहते हैं, ये देखिए। अब जी ऐसा हुआ तो पूरे मीडिया में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने ठंड की ले रखी है, राहुल जी का खून गर्म है, राहुल जी महानात्मा, उन्हें ठंड नहीं लगती है। ये सब हेडलाइन में नहीं है, ये एक्चुअली मीडिया कवरेज पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आ रहे थे वाक्य। मीडिया ने एक साली टी शर्ट पर पूरे दिन चर्चा कर डाली है। एनडीटीवी वालों की कवरेज देखो, जो सवाल करेंगे राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, वो हाफ टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। अरे जी न्यूज वाले राहुल जी की टी शर्ट का दाम ढूंढ रहे हैं। आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनने की बजाय एक महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी। और राहुल जी ने इस बीच महात्मा गांधी बनने का प्रयास किया। मीडिया ने पूछा कि भाई ठंड नहीं लगती? राहुल जी बोले, इस देश के किसान और मजदूर से पूछो, बच्चों से पूछो, मुझसे पूछ रहे हो? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। वैसे यदि मोदी जी अपनी मम्मी से मिलने मीडिया को लेकर पहुंच सकते हैं तो राहुल गांधी जी की मीडिया कवरेज में भी क्या ही बुराई है। बात इस टाइम फोड़ू मीडिया के लॉन्डो पर होनी चाहिए। साला कच्छे के साइज से लेकर रजाई में गर्मी नाप के आ जाएंगे आपके सामने, पर पानी की कवरेज कहां तक पहुंची है वो इस सरकार से ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम बताएंगे आपको, इन भटूरे वालों को भी। तो 50 आदमी फिर वैसे तो जी राहुल गांधी जी जो है ना वो भी मम्मी के साथ दिख रहे हैं, पर चलिए हम काम की बात पर चलते हैं थोड़ा सा। तो ये बात इतनी हुई कि एक साइड राहुल गांधी के टी शर्ट में घूमने को तपस्या कह रही है सर्दी में। इन भाई साहब ने तो राहुल गांधी को राम से ही कंपेयर कर दिया। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? और ये जो चुल्लू पुल्लू लोग हैं ना, इनके तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, ये आप खुद ही पढ़ लेना स्क्रीन पर। बाकी बीजेपी वाले भाई अलग ही हैं, ये अमित मालवीय जी हैं, ये बीजेपी आईटी सेल वाले। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी। Karnataka also an element of Kannada pride was played by the Congress, even using Nandini versus Amul. Is part of the problem for the BJP that because you become such a dominant party in Delhi, one size no longer fits all. You're going to have to adjust to local sensitivities, whether in Tamil Nadu, whether in an Andhra, whether in a Karnataka, Kerala. You're not able to do that. You're going to have to change your strategy, bring up strong regional leaders, and cater to regional sensitivities. You can't run the south from Delhi. Sir, if you have observed, our Manikam Thakur ji used the word called high command. High command, used the word called high command. I can proudly sit in my chair and call Mr. Modi ji as a Karyakarta, more than a Prime Minister. It's a Karyakarta. Just like I am a Karyakarta in BJP in Tamil Nadu. Modi ji is a Karyakarta from Gujarat sitting in Delhi as a Prime Minister. It is the high command, the rule from Delhi, dismissing governments. You take a flight, by the time Rajiv Gandhi ji's flight lands, one chief minister dismissed. 1968, Hindi imposed. 1986, second education policy, Hindi imposed. 2020, for the very first time in the new education policy, we said, regional language, take a third language of your choice. I find it very funny. The whole problem, the national parties have got a bad name in Tamil Nadu is simply because of Congress. It is a Congress culture, some more people equated to BJP also. I'm sitting here. Manikam Thakur ji also mentioned a statement that unemployment is rising. Just because his leader Rahul Gandhi ji is unemployed, doesn't mean the youth of this country is unemployed. Simply said. And John ji mentioned a number called 50,000 crore. I just hope and pray, sir, your number 50,000 crore when you mentioned, it is 27 constituencies multiplied by 2,000 is 54,000 crore. If you're going with the same numbers, I really think you got to relearn your maths, starting from first standard, sir. Now, 50,000 for the nation. Now, looking at the whole thing, sir, if you look at BJP per se, we are very clear the leadership has to be regional, absolutely regional. That is why you see Assam Himanta Biswa Sarma. If he is growing in Congress, by now Himanta Biswa Sarma will be thrown out. If there is a Devendra Fadnavis in Maharashtra, they would have cut him to size. All the regional leadership, BJP is allowing to grow. In Tamil Nadu also BJP will grow. You mentioned about Vel Yatra. 20 years, no MLAs in Assembly, Tamil Nadu Assembly. After Vel Yatra, 4. Now Sengol, you will see 39. No, but the fact is the one strong regional leader you had from the south was B.S. Yediyurappa, and he was marginalized before the election. The question is, do you want to run the southern states from Delhi? The point I made earlier. You're saying Hindi imposition will not happen, even though increasingly official releases are there in Delhi in Hindi, and many MPs and other parties are complaining about it. Are you very clear that whether it is in a Tamil Nadu, whether it's in a Kerala, you can't demonize Kerala through Kerala story and expect Keralites to vote for you? One thing, Rajiv. Nobody is demonizing. Sir, nobody is demonizing. When there is a director, when there is a scriptwriter, there is an historical evidence. Even the celebration of Kerala story in Mumbai, there are a lot of survivors standing in the stage, and they were talking about their story of what happened. It's a story. But should the Prime Minister of the country be promoting it? Should your ministers be promoting it? The Prime Minister never mentions about Kerala story, demonizing Kerala. This is a time bomb that can happen in any part of the country. It is as serious as a time bomb. Prime Minister mentioned about the concept that is happening. Can John Bitterji, who owns a television channel himself, can he say not even one incident happened inside Kerala? Mr. Bitters? Mr. Rajdeep, can you imagine the Prime Minister of this country being a brand ambassador of a movie like Kerala Story? We should be dumped into the septic tank. No, why should Can it you be imagine done? that? No, well, it should be watched by people. They're entitled to watch it. Sir, we have permitted this movie to be watched and screened across the state. Did we ban it? No. We know the people will ban it on their own. And can you imagine the Home Minister, who is the custodian of national unity and integration, while campaigning in Karnataka, saying that, beware, Kerala is near you. Are we Pakistan? The most peace-loving state in the country. They should rely on the indices of the Niti Aayog. And they have depicted Kerala as Somalia. The Prime Minister. And they have called Kerala the hotbed of terrorism. See, what is the statistics they have? I had asked a couple of questions in Rajya Sabha, and I asked about the love jihad. Not even a single instance of love jihad was referred to by the Home Minister. And even conversion, only 2 cases of conversion was investigated by the NIA.
And what is this concoction of these? Okay, and I will tell you one thing, the only university applicable to BJP is WhatsApp University. Rajiv, That's sir, all. you come with me. I can show the hundreds of Karyakartas butchered in Kerala. Starting from Jai Krishna Master in Kannur. We will start the history from Kannur. Mr. Annadurai, Palakkad. No, please stay back no, in no, Kerala. I will come I with will you come everywhere. along with you. I will Kerala. come with you everywhere. Why PFI was banned? Simply because there was a state Sir. support given to PFI inside Kerala. Hundreds of BJP Karyakartas butchered in the daylight like a dog. And now he's talking about the most peace-loving state in the country as Kerala. It must be the biggest joke of the 21st century. PFI and RSS are hand in glove. Just see the परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। हमारी दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे खोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल रहे। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्ष के जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री दीपिका को ट्रोल कर रहा था, उसके पास भी कितना काम था। भाई तुम ट्रोल कर लो, मंत्री हमें बना दो। रहा नहीं जाता। शायद ज्यादा बड़े बोल गया मैं, पर चलिए भाई बोल दिए हैं तो। लेकिन इस यात्रा को राहुल गांधी का कमबैक बताया जा रहा है। स्क्रीन पर 2 उदाहरण दे रहा हूं बस। राजदीप सागरिका, पति पत्नी, राहुल गांधी का पप्पू टैग धुला, राहुल गांधी महात्मा, राहुल गांधी की वापसी, राहुल गांधी कमिंग ऑफ एज। मतलब भाई इन भाई साहब से जितना कमबैक करवाया गया ना, कमिंग ऑफ एज करवाया गया है, इतना बुलाने पे भगवान आ जाते। तो चलिए भाई अब भाई का जो कमबैक है वो देख लेते हैं, जिससे डेस्परेशन दिखेगी और जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है एक्चुअली। तो जी जैसा बताया, भाई का कमिंग ऑफ एज अभी फिर से हो गया है। 2009 से प्रारंभ करते हैं। पूरे साल में एनडीटीवी, बीबीसी, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स और टॉप न्यूज सबने राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज करवाया। 2009 का बताया मैंने। इस साल लोकसभा चुनाव भी थे ना, तो अधिक मेहनत की गई थी। 2010 में आईबीएन वालों ने राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज करवाया। फिर 2011 में एनडीटीवी वालों ने करवा दिया। 2012 में राजदीप ने राहुल गांधी के मैच्योर होने पर पूरा आर्टिकल लिखा। 2014 में राजदीप ने राहुल का कमिंग ऑफ एज करवाते हुए पूरी चैनल पर डिबेट करवा दी और बीबीसी ने उसी साल आर्टिकल लिखा। 2014 में भी इलेक्शन थे। 2016 में डेली ओएन आर्टिकल छपा और फिर फर्स्ट पोस्ट वालों ने भाई की कमिंग ऑफ एज करवाई। 2017 में डीएनए वाली यही कमिंग ऑफ एज की सारी स्टोरी ले आए और फिर इंडियन एक्सप्रेस वाले भी। और ये देखिए 2019 के इलेक्शन से जस्ट कुछ समय पहले राहुल गांधी का कमिंग ऑफ एज कितने बड़े लेवल पर पहुंचा। प्रिंट, स्ट्रेट टाइम्स, वायर, स्टेट्समैन, इकोनॉमिक टाइम्स, सबका इलेक्शन से पहले जस्ट पहले राहुल गांधी को कमिंग ऑफ एज करवाना। और अब फिर से इलेक्शन आ रहे हैं कुछ समय में, तो जी बिल्डिंग बनानी है, फिर से आरंभ कर दी गई है सारी चीजें। पर दिक्कत यह है कि सीमेंट की जगह ना सीमेंट पोता जा रहा है दीवार पर। 2024 में कम ही समय रह गया है। यह यात्रा एक मोमेंटम बनाने का प्रयास लगता है और डेस्परेशन भी, इसीलिए क्योंकि कदाचित राहुल जी इस बार सर्दियों में, क्रिसमस पर, नए साल पर अभी तक विदेश नहीं गए हैं। बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो डेस्परेट भी दिख रहे हैं। पर्सनली मुझे तो अच्छी लगी है डेस्परेशन। कुछ तो मुकाबला हो, पर क्या 2024 में मुकाबला होगा? और असली डेस्परेशन क्या है वो अगले क्वांटम थ्योरी जानते हैं राहुल जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं, ट्रूडो बॉक्सिंग से फिट रहते हैं राहुल जी, ऑक्यूलस करके फिट रहते हैं, ट्रूडो का कुत्ता प्रेम मीडिया में, राहुल गांधी का कुत्ता प्रेम मीडिया में, ट्रूडो मानवों की हेल्प करने वाला, राहुल जी भी मानवों की हेल्प करने वाले। अब ये सर्दी में टी शर्ट वाला भी वहीं से आ गया हो तो पता नहीं, क्योंकि कनाडा वाले जो भैया है ना, वो राहुल के साथ वो भी एक प्रकार के महामानव हैं। दोनों बड़े बुजुर्गों की विशेष भी पूरी करते हैं। मोदी जी से मार्केटिंग में कम नहीं हमारे राहुल जी, पर जो डेस्परेशन दिख रही है, क्या वो इलेक्शन जितवा पाएगी? तो जी नरेंद्र मोदी को 2014 में जितने वोट मिले थे ना, 2019 में उससे 6 करोड़ वोट लगभग अधिक मिले थे। कांग्रेस 6 करोड़ वोट काट भी ले
इस 2024 के इलेक्शन में, तो भी 2014 तक पहुंचती है बात। फिर केजरीवाल खुद वोट काट रहा है हर स्थान पर कांग्रेस के। गजब बात यह कि बीजेपी को वोट नहीं काट पा रहा है केजरीवाल, दिल्ली में भी। और ऊपर से ये नल से जल स्कीम। 2019 में केवल 17% भारतीयों के पास नल से पानी आता था। 2024 तक टारगेट बनाया गया कि 100% लोगों के पास नल से पानी आएगा हर गांव में। आज ये लगभग 60% तक हो चुका है। 2024 तक पूरा होने की बड़ी संभावना है। पिछली बार इन्हीं स्कीम से इलेक्शन जीते थे बीजेपी वाले। ये तो धतूरा लॉबी भी मानती है। Voter has been bullshitted for too long in the name of schemes. The voter in this country does not trust the Congress schemes. Forget it. Anything that happened in the past, very little got to her. Very little. This time, LPG, the house, even if you government didn't build a house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. One after the other. And I was looking for evidence to the contrary. And many of the people we traveled with the group, we were hoping to see evidence for the contrary, but we were not finding it. We were finding gas cylinders. We would even peek inside the houses and find a gas cylinder. So you build a house, government gave you 1.5 lakh. You build a toilet, government gave you 15,000. Government didn't come and build the toilet for you. What did the government do? They used direct benefit transfer. They used something that in this city and in this 1 square kilometer periphery, everybody gets very angry about. They used the jam trinity. That is Jan Dhan account, Aadhaar. अब ऐसे में कांग्रेस क्या उम्मीद लगाकर बैठी है पता नहीं। डेस्परेशन दिख रही है, परंतु अच्छा है, हमारे जैसे लोगों का मनोरंजन और कंटेंट हमको भी दोनों चीजें मिलती हैं। पर राहुल जी डेस्परेट दिख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, जो भी है ये डेस्परेशन मजेदार है। आप क्या सोचते हैं हमें बताइए। चली गई सांसदी और चला गया घर। वेरी सैड, वेरी सैड। ये तो तानाशाही है। अरे कोई नहीं, अब जो है अपने पास वो मोदी जी भी नहीं छीन सकते भैया। शेर आगे बढ़ाया जाए। चली गई सांसदी, चला गया घर। खड़गे जी आंसू पूछ लीजिए और शेर सुनिए बस। चली गई सांसदी, चला गया घर। मोदी जी क्या छीनेंगे, हम जोड़ लेंगे अब पंक्चर। ये सही है, कमाल कमाल। ये छीन के दिखाओ। हमें और सुनिए, जोड़ दिया भारत, अब नहीं बचा कोई डर। कमाल कमाल। सही बात, सही बात। भारत तो जुड़ गया, बाकी जुड़ गया। शुक्रिया। जोड़ दिया भारत, अब नहीं बचा कोई डर। मैकेनिक का काम सीख लिया और सीख लिया चलाना ट्रैक्टर। चलते चलते एक और हो जाए राहुल जी। ओके, करने वाले खूब बकैती करेंगे। क्या कह दिया, क्या कह दिया। वाह वाह वाह। ये तो जोरदार है। वो करेंगे बकैती और हम क्या करेंगे? अरे सुनो तो, करने वाले खूब बकैती करेंगे। अपना क्या है, अपन अब धान की खेती करेंगे। वाह वाह वाह। अरे बीच का बोरा तो नहीं रह गया। कोई बाबा है ना, संभाल ले। चलाना तो सीख लिया, लेकिन भैया ये बंद कैसे होगा? BJP rather as enemy number one in some form or the other. And they play on on a more regional sentiment. Here, your leaders come to Kerala or even outside Kerala, they demonize the state through Kerala story. Then you have the manner in which the imposition of Hindi. Over the years, there's a sense Hindi, Hindu, Hindustan, and that leads to a backlash. आदमी थे। सरकार वो अकेला सब पे भारी था। एक आदमी। वो एक और तुम सब, फिर भी एक आदमी को संसद आने से रोक नहीं सके। हाँ? पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके। धिक्कार है। अरे ओ पात्रा, कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? हाँ? सरकार पूरे 10 बार। सुना, पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक को काम नहीं किया, न मणिपुर की सुनी न जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए, संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारा क्या होगा साहब? सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो ले, अब टमाटर खा रहे। A video featuring Of Rahul Gandhi and blamed Rahul Gandhi for serving biscuits from a dog's plate to a Congress worker. This is during the Bharat Jodo Nyaya Yatra, and this is the video that has been posted by the BJP claiming this is an insult of the Congress workers. The video shows Rahul Gandhi feeding a dog, and the BJP claims that the biscuit which was rejected by the dog was then passed on to a Congress worker. So the BJP is saying this is an insult of the Congress workers and going on to say that this is how the party treats its party workers. And this comes close on the heels of Mallikarjun Kharge, who had recently told a crowd that the booth level workers should be picked how a person would pick a dog or a pet for their house. Take a look at what happened in the video. न्याय शब्द डाला है और इस शब्द को
इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो HEC के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। बाजा बंद कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। इस न्याय यात्रा में एक कदम आप चलिए और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची की लोग, झारखंड के साथियों, आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। हम सभी झारखंड वासी आदरणीय राहुल गांधी जी को हार्दिक हार्दिक जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप जिन मुद्दों को लेकर के निकले हैं उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब MLA को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और RSS की जो साजिश थी उसको रोका और यहाँ गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो, आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% OBC वर्ग, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है, तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है, अब वो भी पक्का नहीं मालूम। हो सकता है 55% निकला है OBC का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है।